प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपसे ज़्यादा करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो फ्योल ने कितने दिए हैं, यानी कि फ्योल ने कितने सिद्धांत प्रबंध में दिए हैं। तो इसका आंसर आता है 14। अब वो 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो हम नीचे पढ़ के देखते हैं। तो ये जो नीचे सिद्धांत है उनमें से भी आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग जो है वो क्या है। पहला है हमारे पास है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपको पता ही है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब है जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उनकी पालना करना। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर किस लिए की जाती है, जो यानी कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है फॉर स्पेशलाइजेशन, ठीक है, विशिष्टीकरण प्राप्त करने के लिए। उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका लिए जो रूल बना हुआ है वो क्या है, वो है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व जो है वो बराबर होने चाहिए। उसके बाद है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट शुड बी प्रेफर टू पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि संस्था के हित जो है उनके लिए अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, यानी कि अपने व्यक्तिगत हितों की स्थान पर जो संस्था के हित हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि हमको ये सोचना चाहिए कि संस्था को किस काम से फ़ायदा है, ठीक है। हमें अपना अगर बेनिफिट जो है, फ़ायदा अगर छोड़ना पड़े संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए, संस्था को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो हमें वो काम करना चाहिए। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसके लिए क्या पूछा जा सकता है, यह है ए सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू वन हेड। इसका मतलब है कि जो एक अधीन कर्मचारी है उसको सिर्फ एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो उसके प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑल वर्कर्स शुड बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स कॉमन गोल्स, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका उद्देश्य जो है वो किसकी तरफ निर्देशित होना चाहिए, उनका उनका निर्देश जो होना चाहिए वो होना चाहिए संस्था का जो कॉमन गोल है उसकी तरफ। उसके बाद है फेयर रेम्युनरेशन। इसका मतलब है पारिश्रमिक जो है वो सभी कर्मचारियों के लिए उचित होना चाहिए। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इन सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट रिटेन फुल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण। इसमें क्या होता है कि जो निर्णय लेने की शक्ति है वो सारी की सारी प्रबंध अपने पास रखता है। इन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट शेयर मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। और विकेंद्रीयकरण में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी काफ़ी जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकार हैं, वो अधीन कर्मचारियों को सौंप देते हैं। यानी कि उसका मतलब क्या, अधीन कर्मचारी जो है उनके पास भी निर्णय लेने की शक्ति होती है। फुल सेंट्रलाइजेशन और फुल डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये भी आपने याद रखना कि पूर्ण केंद्रीयकरण या फिर पूर्ण विकेंद्रीयकरण जो है वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। So centralization and decentralization should be balanced according to the size of organization। इसलिए केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण है उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए संस्था के आकार के हिसाब से। उसके बाद है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें ये दिखाया जाता है कि अथॉरिटी जो है, अधिकार है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, ईच आइटम एंड वर्कर शुड बी अवेलेबल एट प्रॉपर प्लेस। इसका मतलब है कि हर एक कर्मचारी है या कोई वस्तु है वो अपने स्थान पर उपस्थित होनी चाहिए, वहाँ से प्राप्त हो जानी चाहिए। यानी कि जब भी किसी कर्मचारी से मिलना हो तो वो अपने स्थान पे होना चाहिए ताकि उससे मिला जा सके। इसी प्रकार अगर आपने कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो वस्तु के लिए जो निश्चित स्थान रखा गया है वहाँ पे वो अवेलेबल होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद है एस्पिरिट डी कोप्स। तो इसके बारे में भी ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल है। सभी कर्मचारी जो हैं वो इकट्ठे ही होने चाहिए। प्रबंध जो है उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल, उसका उद्देश्य होना चाहिए यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि सारे कर्मचारी जो हैं वो एक साथ मिल के काम करें। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट टू सबॉर्डिनेट्स। जितने भी अधीन कर्मचारी हैं उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या है,
अननेसेसरी ट्रांसफर्स शुड बी स्टॉप्ड। यानी कि कर्मचारियों के भीतर ये नहीं होनी चाहिए भावना कि उन्हें पता नहीं कब यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कब किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए, कब उनको नौकरी से निकाल दिया जाए। यानी कि उनमें क्या स्थायित्व की जो भावना है वो होनी चाहिए उनके बीच में। उनको पता होना चाहिए कि बिना कारण से हमें कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, हम अपने स्थान पर ही रहेंगे। उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव पहल, इसका मतलब क्या है? मोटिवेट वर्कर्स टू वर्क विलिंगली विदाउट सुपरविजन। इनिशिएटिव का मतलब है कि प्रबंध को कर्मचारियों को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि कर्मचारी जो है अपनी इच्छा से काम करें, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि सुपरविज़न की ज़रूरत जो है, आवश्यकता है, वो कम से कम हो, कर्मचारी जो है अपनी इच्छा से काम करे।